और मुझे यूरी स्टेपनोविच रिबनिकोव से मिलने का सौभाग्य मिला। और जब उन्होंने कंघी को बालों पर चलाया तो हमने चार्ज को देखा। विद्युत धारा एक सहायक उत्पाद के रूप में प्रकट हुई। इलेक्ट्रॉन को किसी ने नहीं देखा। पाउडर कण अपने चार्ज को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। सभी पदार्थ विद्युत आवेशों से बने होते हैं। नमस्कार आदरणीय दर्शकों, हम एक बार फिर अपने पॉडकास्ट में आपका स्वागत करते हैं। हम अपनी श्रृंखला जारी रखते हैं और मेरा नाम अब भी वही है, अलेक्जेंडर साल्वातोव। लेकिन आज हमारे पास एक नया मेहमान है। ये हैं विक्टर तेयुनोव, इलेक्ट्रोएटम परियोजना के संस्थापक। लेकिन मुझे लगता है अब यह और भी ज्यादा रोचक और समृद्ध होगा। वह खुद अपने बारे में बताएंगे। विक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। हमें समय देने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। कृपया विस्तार से बताएं कि आप कौन हैं, क्या करते हैं और इलेक्ट्रोएटम परियोजना से आपका गहरा संबंध क्या है। हाँ अलेक्जेंडर, हाल ही में मुझसे अक्सर अपने बारे में बताने के लिए कहा जाता है और हर बार कोशिश करता हूँ कि इसे कुछ अलग तरीके से कहूँ ताकि ये हमेशा एक जैसा न लगे। और मैं इलेक्ट्रोएटम परियोजना का संस्थापक हूँ। ये परियोजना क्या है इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूँ। शायद बचपन से ही शुरू करना ठीक रहेगा, यूं कहें तो। हाँ, क्योंकि वास्तव में यह परियोजना और हम दोनों एक ही हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत मेरे दूर के बचपन में ही हो गई थी। अब मेरी उम्र 41 साल हो चुकी है, मैं मानता हूँ। और यह परियोजना, अगर मेरी बात मानी जाए तो तब शुरू हुई जब मेरी उम्र लगभग 7 साल थी। हाँ, क्यों? मैं समझाता हूँ। मेरे पिता, देखिए, भले ही मेरी तकनीकी शिक्षा नहीं है, लेकिन मेरे पिता वे जन्मजात आविष्कारक थे। सच में उनके पास तरह तरह की चीजें थीं, बहुत सारी चीजें। मुझे बस यह जानने में दिलचस्पी थी कि वह क्या कर रहे हैं, ये सब कैसे होता है। मैं हमेशा उसकी ओर आकर्षित रहता था और वह भी समय समय पर, कभी कम कभी ज्यादा, मुझे शामिल कर लेते थे। वह मुझे ऐसे बगल से पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेते और कहते, लो इसे इससे जोड़ो, इसे यहाँ जोड़ो, वगैरह वगैरह। तो कुल मिलाकर उन्हीं बचपन के दिनों से, जब मैं छोटा था, तभी से मुझे ये सब पसंद आने लगा और मेरे अंदर कुछ इस तरह की आविष्कारशीलता आ गई थी। कुछ नया बनाना, हाँ कुछ नया, कुछ आविष्कारशील बनाना, ऐसी कोई पहल मुझ में आ गई थी। फिर जीवन आगे बढ़ता गया और हमारे देश में एक ऐसा समय आया जब वे 90 के दशक थे और जैसे कि सभी आविष्कारक किसी के लिए भी दिलचस्प नहीं रह गए थे। यानी पैसे कमाने की जरूरत थी और स्वाभाविक रूप से सभी ने देखा कि असली कमाई तभी है जब आप अर्थशास्त्र पढ़ने जाएं या फिर वकील, अर्थशास्त्री वगैरह बने। उस समय मुझे याद है ये एक तरह का फैशन था, एक चलन था और जाहिर है इसका असर मुझ पर भी पड़ा। तो मुझे भी यहाँ टॉम्स्क में पढ़ने भेज दिया गया, स्वाभाविक रूप से आर्थिक संकाय में। तो मैंने दाखिला लिया और अर्थशास्त्र में पढ़ाई की। लेकिन मेरे अंदर हमेशा ये खिंचाव था, कुछ नया, कुछ इनोवेटिव, कुछ आविष्कार करने की, कुछ बनाने की। मुझे हमेशा ये चीजें, ये इनोवेशन और आविष्कार, इन सब आर्थिक मामलों से कहीं ज्यादा दिलचस्प लगती थीं। लेकिन असल में अर्थशास्त्र की पढ़ाई जो मैंने की वो भी अब मेरे लिए काफी मददगार साबित हो रही है। और मुझे किस्मत से रिबनिकोव यूरी स्टेपनोविच से मिलने का मौका मिला, जो कि अब एक विश्व प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं मॉस्को के एक संस्थान में। और वे घर्षण, फ्रिक्शन पर काम करते थे, जैसा कि मैंने पहले कहा। और घर्षण एक बहुत ही बुनियादी प्रक्रिया है। तो जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, हम बातचीत करने लगे और फिर हमने मिलकर एक कंपनी बनाई जो घर्षण वाले हिस्सों में घिसावट को दूर करने का काम करती थी। असल में हम आज भी यही काम कर रहे हैं, अगर किसी को इसमें दिलचस्पी हो तो। यानी घर्षण के हिस्सों में समस्याओं का समाधान करना। और हमारी कंपनी का नाम था वैज्ञानिक तकनीकी केंद्र ट्रिबेल 2, क्योंकि रिबनिकोव यूरी स्टेपनोविच की शुरू में खुद की एक कंपनी थी जिसमें वे अकेले मालिक थे और उसका नाम था ट्रिबेल। तो ट्रिबेल क्या है? ये शब्द ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी से आया है। ये फिर से घर्षण से जुड़ा है ना? हाँ, हम असल में हम विषयों पर बात कर रहे थे। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए हमारी कंपनी का नाम ट्रिबेल 2 रखा गया, क्योंकि देखिए, रिबनिकोव यूरी स्टेपनोविच का मानना था कि एक ट्रिबेल पहले से है लेकिन उसी नाम से नहीं रख सकते, इसीलिए ट्रिबेल 2 नाम दिया। ये सब वैसे छोटी छोटी बारीकियां हैं। तो ट्रिबेल 2 क्यों? तो बस इसलिए कि एक पहले से था, बस यही वजह है। और असल में इसी कंपनी के आधार पर मैंने सीखना शुरू किया। रिबनिकोव ने मुझे अपने सारे ज्ञान सौंपे। वह मुझसे यहाँ टॉम्स्क में मिलने आए थे। उन्होंने अपना ट्रिबोएक्सेनरेटर मुझे लाकर दिया और उसी पल से हमने उस पर काम करना शुरू किया, जिसे अब हम इलेक्ट्रो स्टेशन कहते हैं। हाँ,
हाँ, इस मामले में ये मॉडल है। तो असल में रिबनिकोव तेयू स्टेपानोविच ने मुझे अपना ट्रिबो एक्सेलरेटर ला कर दिया, जो उन्होंने बिल्कुल संयोग से बनाया था, जैसा अक्सर होता है। खैर, कुल मिलाकर ये सोवियत समय में था, जब सोवियत संघ था, और उस समय पाउडर कोटिंग बस शुरू ही हो रही थी, ये चलन में आ रही थी। हाँ, यानी ये किसी तरह की नई किस्म थी, कुछ नया था। और पाउडर को चार्ज करने के लिए, ताकि वह पुर्जे पर अच्छी तरह से चिपक जाए, बहुत बड़ी बड़ी, बहुत विशाल, कहें तो मशीनें थीं जो उच्च वोल्टेज बनाती थीं। और ये मशीनें काफ़ी भारी भरकम और जटिल भी होती थीं, ताकि हमारे दर्शकों को ज़्यादा चिंता ना हो। हाँ, तो एक बार यूरी स्टेपानोविच जब सुबह उठे तो उन्होंने सबसे पहले अपने बाल धोए, फिर बहुत ध्यान से, बड़े प्यार से कंघी से अपने बालों में कंघी की, और अचानक एक अजीब सा चार्ज बन गया। उनके बालों में बिजली आ गई, जैसे कोई जादू हो गया हो। और उन्होंने सोचा, क्यों हमें इतनी बड़ी बड़ी मशीनों की ज़रूरत है जो नुकसानदायक हैं, जो उच्च वोल्टेज बनाती हैं, एक ऐसा क्षेत्र बनाती हैं जिसके जरिए पाउडर के कण उड़कर आते हैं, उन पर चार्ज बैठ जाता है। हाँ, और वे जैसे ही कहें तो ग्राउंड की गई पुर्जे से चिपक जाते हैं। उन्होंने सोचा, जब हम एक साधारण हरकत से वही असर पा सकते हैं, तो हमें ये सारी हानिकारक चीजें क्यों चाहिए। सब कुछ और भी सुलभ और भी आसान हो जाता है बिना ऐसी किसी जटिलता के। और उन्होंने सोचा, अगर मैं ऐसा एक उपकरण बना दूं जो पाउडर को चार्ज कर दे, बस। और उन्होंने ये कर दिखाया। हालांकि विरोधी भी थे और कहते थे, तुम कहाँ रिबनिकोव, जापानी लोग नहीं कर पाए, और तुम कहाँ जा रहे हो बेवकूफ़, क्या कर रहे हो। लेकिन आखिरकार उन्होंने यह कर दिखाया। यह आसान नहीं था। उन्होंने ये जो पाउडर कोटिंग लगाने के लिए उपकरण है, अपनी ट्राइबो इलेक्ट्रिक तकनीक बनाई। उन्होंने इसे 5 देशों में पेटेंट कराया। हाँ, वैसे इसमें जापान भी शामिल था। हाँ, जापान भी था, मुझे अभी ठीक से याद नहीं है कौन कौन से देश थे, लेकिन हमारी वेबसाइट पर यह जानकारी है। अगर किसी को दिलचस्पी हो तो लोग जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मुझे याद है कि जापान वहाँ ज़रूर था, क्योंकि आप जापानियों के बारे में बात कर रहे थे, और उन्होंने सिद्धांत रूप से, हाँ जी, उन्होंने सिद्धांत रूप से वहाँ पेटेंट कराया। हाँ, बिल्कुल। और असल में जो उनका पहला ट्राइबो जनरेटर था जो उन्होंने बनाया, वही उन्होंने मुझे लाकर दिया था। हाँ, मेरे पास ऐसी एक दिग्गज चीज़ है। क्या इसे एक प्रदर्शनी वस्तु कहा जा सकता है? हाँ, इसे एक प्रदर्शनी वस्तु कहा जा सकता है, लेकिन वैसे ये सबसे अच्छा काम करता है। हाँ, और इस ट्राइबो जनरेटर की खासियत ये थी, जैसा कि पता चला, ये पाउडर कोटिंग के लिए ट्राइबो चार्जिंग डिवाइस है, इसका यही नाम है। इसकी खासियत क्या थी? अगर तुम उस विद्युत धारा को नहीं हटाओगे जो पाउडर कणों के ट्राइबो जनरेटर के शरीर से गुजरने पर बनती है, तो तुम्हें करंट लगेगा। वहां तकरीबन 200 मिली एम्पियर तक हो सकता है। इंसान के लिए यह, मतलब वह इसे महसूस करता है। और वोल्टेज तो वहां वैसे भी है, बस पागलपन जैसा। हाँ, वहां ऐसी चिंगारी निकलती है। अगर तुम उसे नहीं हटाओगे तो यह बिल्कुल शॉकर जैसा है। यूं कहें तो अगर तुम विद्युत धारा को नहीं हटाओगे तो तुम्हें करंट लगेगा। तो बात यह थी कि विद्युत धारा एक सह उत्पाद के रूप में उत्पन्न हुई, जिसे हम इकट्ठा कर सकते हैं और ग्रह के किसी भी कोने में पहुंचा सकते हैं, और शायद उससे भी आगे। ये बहुत कुछ उस कहानी जैसा है जब न्यूटन के सिर पर सेब गिरा और उसने बस यूं ही एक संयोग से एक खोज के साथ दूसरा नियम खोज लिया। तो तब यूरी स्टेपानोविच ने सोचा, मैं खुद जनरेटर क्यों नहीं बना सकता। ये जो नमूना उन्होंने मुझे लाकर दिखाया, अपना यह ट्राइबो जनरेटर, इसे असल में ट्राइबो जनरेटर ही माना जा सकता है। बस एक चीज थी, इसे औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल वर्जन में बनाना था, बस इतना ही। और एक तरीका खोजना था, या यूं कहें कि इस पावर स्टेशन की दूसरी मुख्य बात को समझना था, यह कि पाउडर कण अपना चार्ज फिर से हासिल कर लेते हैं। हाँ, और उन्होंने यह भी मापा था। तो बात बहुत सीधी है। जब पाउडर का कण ट्राइबो जनरेटर के शरीर से होकर उड़ता है, और यह बात जो मैं अभी कहने जा रहा हूं, उन्होंने बाद में इसे प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध किया था। हमें एक विद्युत आवेश प्राप्त होता है, और उन्होंने इसे प्रयोग से सिद्ध किया कि यह आवेश वास्तव में पदार्थ से, यानी पाउडर के कण से ही आता है। यानी यह शून्य से नहीं बनता, बल्कि कण से निकाला जाता है। हाँ, यानी कुछ भी शून्य से नहीं बनता। आप कहीं से कोई फ्री एनर्जी नहीं ले सकते वहां, और तब कुछ भी नहीं होता। ये तो बिल्कुल बुनियादी बात है। अगर आप कुछ ले रहे हैं तो आप उसे कहीं से, किसी चीज से ले रहे हैं। खालीपन से कुछ भी नहीं बनता। विद्युत आवेश वह विशेष रूप से कण से ही लिया जाता है।
हम अभी यह नहीं बताएंगे कि वह किस प्रकार का है। सभी कहते हैं यह स्थैतिक आवेश है वगैरह वगैरह। वैसे ऐसा कहा जा सकता है। अब जब बात चल ही पड़ी है, आवेश स्थैतिक नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उसे हटा रहे हैं, और यह तो गतिशीलता है, इसमें कोई बहस नहीं हो सकती। और यह सब उपकरणों द्वारा दर्ज किया जाता है। कृपया देखिए, पाउडर का कण उड़ गया। और वैसे हम पाउडर कण से ही आवेश क्यों लेते हैं? यह एक ऐसा शोध है, वही रिबनिकोव, उन्होंने यह अकेले नहीं किया था, उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अपने संस्थान में यह किया था। तो पाउडर कण हम आवेश विशेष रूप से कण से ही क्यों लेते हैं? क्योंकि एक ऐसा उपकरण है जिसे पाउल का डेरिवेटोग्राफ कहते हैं। ऐसा एक उपकरण है, और अगर हम पाउडर के उस कण को लें जिसे हमने घिसा है, यानी शर्तिया तौर पर रगड़ा है, और उस पाउडर कण को लें जिसे हमने नहीं रगड़ा है, तो उस पाउडर कण की जिसे हमने रगड़ा है ज्वलन तापमान कम होती है, यानी इसके लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। और जैसे कि जब उसे दोबारा ट्राइबो जनरेटर से गुजारा जाता है तो वह ज्यादा करंट देता है। इसी को पाउल का डेरिवेटोग्राफ दर्ज करता है। और अगर वह कण जिसे नहीं घिसा गया है उसे अधिक तापमान की आवश्यकता होती है जलने के लिए, और पहली बार गुजारने पर वह कम करंट देता है। यह शर्तिया तौर पर कोसफिना साबित करता है कि हम बिजली वास्तव में पाउडर के कण से ही ले रहे हैं। यानी जब हमने कण से चार्ज निकाल लिया तो हमने उसे नष्ट कर दिया। इसे घिसावट कहा जाता है। इसे घिसावट कहा जाता है। ये के बारे में इसे घिसावट कहा जाता है। हमने जैसे उस पाउडर के कण को घिस डाला, और वह इस तरह अपर्याप्त चार्ज के साथ उड़ती है, गुजरती है, और ग्राउंड की गई डिटेल पर जम जाती है। यही डिटेल जरूरी है कि ग्राउंड की गई हो। क्यों? क्योंकि जब उस पल में जब पाउडर के बारीक और हल्के कण जो बहुत छोटे होते हैं धातु की डिटेल को छूते हैं, तो उसमें जमीन से चार्ज प्रवाहित होता है, और वह चार्ज फिर से भर जाता है। हाँ, और वह इसी वजह से वह जैसे चिपक जाती है, या यूं कहें कि चुंबकित हो जाती है। जैसे हम भौतिकी में कक्षा में करते थे, मुझे नहीं पता अब भी करते हैं या नहीं, लेकिन पहले हम करते थे। हम छड़ी लेते हैं, उसे बालों पर रगड़ते हैं, और फिर कागज के टुकड़े उससे चिपक जाते हैं, लेकिन उसमें तो कोई चुंबकीय पदार्थ नहीं होता। कागज चुंबकीय नहीं है, और छड़ी इबोनाइट की भी, वह भी कोई चुंबकीय पदार्थ नहीं है, फिर भी वे चिपक जाते हैं। ये कुछ जादू जैसा लगता है। असल में यह विद्युत आवेश का गुण है, खींचना, दूर करना और घुमाना। यही काम विद्युत आवेश करता है, और इसलिए वह ग्राउंड की गई चीज से चिपक जाता है। और जब इसी समय जब वह चिपकता है, चिपकने की प्रक्रिया में कणों का प्रवाह होता है और जमीन से धारा बहती है, और इसे आसानी से दर्ज किया जा सकता है। यानी जिस कण में आवेश की कमी होती है वह उसे पूरा करने लगता है। यानी जमीन से आवेश आकर उस कण में समा जाते हैं, और वह जैसे अपनी कमी पूरी कर लेता है। हमने तो उसे जबरदस्ती किया है। हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि जैसे जब हम किसी डिवाइस को चार्ज करने के लिए सॉकेट में लगाते हैं, तो यहाँ तो पूरी पृथ्वी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भी है। तो हमारी पृथ्वी ये एक विशाल सॉकेट है प्यारे दोस्तों। ये ऐसे है जैसे सेब हो, यहां से लिया और फिर यह हमारे उपभोक्ता के पास चला गया। असल में यह भी फिर से क्षेत्र में चला जाता है। कोई भी उपकरण जो उपभोक्ता है, चाहे वह बल्ब हो या कुछ भी और, आखिरकार ये सब फिर से जमीन में चला जाता है। यह सब फिर से ग्रह के क्षेत्र में चला जाता है। चक्रवात। हाँ, इसीलिए हमारी पृथ्वी जीवित है, क्योंकि यहाँ लगातार आवेशों का आदान प्रदान होता है। इसे ही कहा जाता है। मैं यह महसूस करने लगा हूं कि हमारा पॉडकास्ट न केवल उन लोगों के लिए उपयोगी बनता जा रहा है जो इलेक्ट्राटम प्रोजेक्ट में रुचि रखते हैं, बल्कि यह बच्चों के लिए भी उपयोगी हो सकता है जिन्हें किसी भी तरह की वैज्ञानिक जानकारी में दिलचस्पी है। कुछ लोग भौतिकी पसंद करते हैं, और अब वे बिजली, आवेशों और यहाँ तक कि यह भी जान रहे हैं कि रेत भी आवेशित हो सकती है, और कि हमारी पृथ्वी, हमारा ग्रह एक बड़ा सॉकेट है। बहुत ही दिलचस्प शब्दावली है। ये बहुत जिज्ञासापूर्ण होगा। तो हाँ, ये वाकई बहुत सामान्यीकृत है। खैर, लगभग ऐसा ही है। और इसी वजह से पाउडर कण पुनः स्थापित हो जाते हैं, लेकिन वे पूरी तरह से पुनः स्थापित नहीं होते। माप के अनुसार वे लगभग 85% तक ही पुनः स्थापित होते हैं, और हम इन पाउडर कणों को इकट्ठा कर सकते हैं और फिर से बिजली उत्पादन के लिए भेज सकते हैं, यानी उनमें से आवेश निकाल सकते हैं, फिर से उन्हें पुनः स्थापित कर सकते हैं। और जैसे
आपने कहा पहली बार बिजली निकालने के बाद पुनः स्थापित करने के बाद बिजली और भी अधिक प्रभावशाली ढंग से निकाली जाती है। आज के और ये सब धीरे धीरे आगे चलता रहता है। क्यों? अधिक प्रभावी है क्योंकि ये पाउडर कण, इसका आकार 20 माइक्रोन है और जितना छोटा कण होगा उसमें से आवेश निकालना उतना ही आसान होता है। क्यों? क्योंकि हमारी थ्योरी के अनुसार ये परमाणु आकार की ओर बढ़ता है। मुझे लगता है रिबनिकोव ने थ्योरी पर काम नहीं किया था। सब कुछ विद्युत आवेशों से बना है। उसने यह कैसे सिद्ध किया? वह अपने ट्राइबो जनरेटर से सभी पदार्थों को गुजारता था और हम केवल 3 प्रकार जानते हैं। ये हैं चालक, अर्धचालक और डाइलेक्ट्रिक। सही है, इन्हें सब जानते हैं। और वह पाउडर लेता था। मान लीजिए वह धातु की पाउडर को अपने ट्राइबो जनरेटर से गुजारता था। उसका ट्राइबो जनरेटर टेफ्लॉन का था। वह धातु की पाउडर को भी ट्राइबो जनरेटर से गुजारता था और उन्होंने खास तौर पर धातु का ट्राइबो जनरेटर भी बनाया था जांच के लिए। प्रयोगात्मक रूप से? बिल्कुल। हाँ, और वहां तो यहां तक कि सूत्र भी निकाले गए हैं। सूत्र जनरेशन करंट के पाउडर के लिए, बड़े टुकड़ों के लिए, सब कुछ है। सब कुछ अभी भी किताब बन सकती है ना? हाँ, सब सिद्ध हो चुका है, सब मौजूद है। ये सब काम करता है और जांचा परखा गया है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। हाँ, असल में यही तो खूबी है रिबनिकोव यूरी स्टेपानोविच की कि इसे कोई भी जांच सकता है। जैसे मान लीजिए हम लोग एंड्रॉन कोलाइडर को जांच नहीं सकते, समझ रहे हैं, बहुत जटिल है। हाँ, असल में वे वहां क्या कर रहे हैं? वे कोशिश कर रहे हैं, वे उस कण को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं जो पदार्थ को द्रव्यमान देता है। वहां वे कोशिश कर रहे हैं, असल में वे सबसे घना कण प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब वह सब कुछ संकुचित कर रहा है तो निर्वात में घना कण कैसे प्राप्त किया जा सकता है? और वे ये सब इलेक्ट्रिक चार्ज को टकराकर करते हैं, वे बिजली भरते हैं, है ना? और फिर एक विस्फोट होता है जो भी सब कुछ और अधिक संकुचित कर देता है। और वे इसे कैसे प्राप्त करना चाहते हैं, खैर यह एक अलग कहानी है। कुल मिलाकर हम इसकी जांच नहीं कर सकते। वे हमें केवल यह बता सकते हैं कि हमने एक कण खोजा है, कोई बहुत ही हल्का कण जिसकी उम्र वहां 0.000002 सेकंड है। उसके ये गुण हैं और उसका नाम कुछ न्यूटोनियन जैसा है, उदाहरण के लिए। तो यही है जो आपने खोजा है, सिर्फ एक नाम। लेकिन असल में आगे कोई खास महत्व नहीं है, बस एक नाम, तो फिर क्या, कोई अर्थ नहीं रखता। हाँ, उसकी उम्र बस इतनी है और ये है स्टॉक। ये भी कुछ गुण हैं जिन्हें वे किसी तरह निर्धारित कर लेते हैं। गुण ऐसे ऐसे हैं, वे यह कैसे करते हैं मुझे नहीं पता। शायद मैं ये ज्ञान कहीं रसोई में इस्तेमाल कर लूं, है ना? हाँ हाँ, उनके पास कुछ ऐसे कण भी हैं जिनके गुण भी निर्धारित नहीं किए गए हैं। वहां पर जीवन काल, स्टॉक, ये ऐसे गुण हैं जो निर्धारित नहीं किए गए हैं। उस कण को बस ऐसे ही नाम दिया गया है। खैर, जैसे तैसे वहां ये सब कैसे है, बस इतना ही। हम इसे जांच नहीं सकते। लेकिन रिबनिकोव के मामले में कृपया हम लेते हैं और जांचते हैं। सारे उपकरण उपलब्ध हैं, दुकान में बिकते हैं। कृपया लीजिए और प्रयोग कीजिए। कुल मिलाकर उसने कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी के विचारों को आजमाया और इसके बावजूद जब उसने ये सारे पाउडर अपने ट्राइबो जनरेटर से गुजारे, मतलब पाउडर जैसे कि एल्यूमिनियम पाउडर या फिर सेमीकंडक्टर का पाउडर, जो सबको पता है वह है ग्रेफाइट। हाँ, वहां सबको पता है वह है कार्बन। हम पाउडर लेते हैं कार्बन और उसे ट्राइबो जनरेटर से गुजारते हैं। कुल मिलाकर इन सब के बावजूद उसे हमेशा सिर्फ एक ही चीज मिलती थी, वह था स्थिर विद्युत धारा। और स्थिर विद्युत धारा का ग्राफ पर सीधा रेखा होता है। मतलब अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो वहां सीधी रेखा होती है, यानी वहां कोई आरणात्मक घटक नहीं है, जिसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, मुझे ठीक से याद नहीं, 1800 या 1700 किसी साल में, प्लस और माइनस। हाँ, ये जो सब अब मानते हैं उसने इन्हें बस आसानी के लिए बनाया था, ताकि समझाना और अपनी बात रखना आसान हो सके। तो कुल मिलाकर इन सभी आसान विचार प्रस्तुतियों से ही, थोड़ा विस्तार से कहें तो, इलेक्ट्रॉन की यह थ्योरी बनी जिसमें माइनस होता है। हाँ हाँ हाँ। और स्थिर धारा में, मतलब वहां इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वहां कोई आरणात्मक घटक नहीं होता। वो कहां चला गया? यही तो बात है। इलेक्ट्रॉन, असली बात क्या है? असल बात यह है कि किसी ने भी कभी इलेक्ट्रॉन को देखा नहीं है और वह पीरा की नोक पर ही जन्मा था।
सिर्फ वहीं। और ये बात विज्ञान अकादमी में भी जानते हैं और एक नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जारेस अल्फियोरव, शायद तुम जानते हो। और कहीं पर वह छात्रों से मिले थे और छात्रों ने उनसे ये सवाल पूछा था, इसकी एक रिकॉर्डिंग भी है, क्या कोई इलेक्ट्रॉन है? और उन्होंने उससे कहा कि ईमानदारी से कहूं तो किसी ने भी इलेक्ट्रॉन नहीं देखा था। और एक ऐसा एक्सरे था जिसमें उन्होंने अपनी प्रयोगशाला को इलेक्ट्रॉन शब्द का उपयोग करने से मना किया था, क्योंकि किसी ने इसे कभी नहीं देखा था। आविष्कारों के साथ काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल हाँ, जिसे हम प्रयोगात्मक रूप से दिखा और सिद्ध कर सकते हैं। हमने इसे प्रयोगात्मक रूप से दिखाने के लिए मार्च किया। प्रिय दोस्तों, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आपके अनुसार क्या इलेक्ट्रॉन अस्तित्व में है, आपने किन वैज्ञानिक कार्यों का सामना किया है, और हो सकता है कि आप कुछ वैज्ञानिक शब्द जानते हों। यह सब जानना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, विज्ञान हमेशा जानकारी इकट्ठा करने से ही बनता है। जितना अधिक हम सब मिलकर जानते हैं उतना ही बेहतर है। हो सकता है कि कमेंट्स में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो कुछ नया बताए और साबित करे, सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि वास्तविक भौतिक प्रमाणों के साथ कुछ नया समझाए और उजागर करे, जैसा कि एक बार रूबनिकोव ने किया था। जैसा कि कहा जाता है, हम बेसब्री से इंतजार करेंगे। और भौतिक विज्ञानी भी, वे एक एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत बनाना चाहते हैं। शायद आपने सुना हो, वे पिछले 200 या 300 वर्षों से इसमें सफल नहीं हो पाए हैं। वे इस सिद्धांत को बना नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास प्लस और माइनस है। और जब प्लस और माइनस मिलते हैं तो अनिहिलेशन होता है, जिसे विनाश भी कहा जाता है। तो आप एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत कैसे बनाना चाहेंगे जब आपके पास शुरू से ही अलग अलग कण, जिन्हें चार्ज कहा जाता है, मौजूद हैं? और अगर आप इसे आधार मान लें, जैसा कि प्रयोग भी दिखाते हैं कि चार्ज इलेक्ट्रोन्यूट्रल है, तो फिर आपके पास क्षेत्र सिद्धांत अपने आप ही आ जाता है। बिल्कुल यही बात है। तो रूबनिकोव, यूरी स्टेपानोविच के पास न केवल गणितीय बल्कि भौतिकी से जुड़े भी तर्क हैं। उन्होंने वास्तव में भौतिकी, गणित, रसायन और अपनी मातृभाषा सभी को एक ही ज्ञान में एकीकृत कर दिया। असल में यह एकीकृत ज्ञान है जिसे, जैसा कि वे कहते थे, खास तौर पर विभाजित किया गया था ताकि नियंत्रण किया जा सके, किसी तरह से। असल में ताकि लोगों पर नियंत्रण करना आसान हो सके। उनके पास आवर्त सारणी भी है। हम मेंडेलीव की आवर्त सारणी को जानते हैं, जो वास्तव में अपनी प्रकृति में आवर्त नहीं है, क्योंकि उसमें आवर्तता का तत्व नहीं है। बहुत कम लोग इस पर विचार करते हैं और स्कूल में भी हमें इसके बारे में नहीं बताया जाता। लेकिन उसमें आवर्तता का तत्व नहीं है, इसलिए वास्तव में वह आवर्त नहीं है। और जो आवर्त सारणी हमें स्कूल में दिखाई जाती है, असल में वह विकृत है। दरअसल दिमित्री इवानोविच मेंडेलीव के पास थोड़ी अलग सारणी थी और विज्ञान अकादमी में इसके बारे में जानते हैं। और यह सारणी मेंडेलीव के संग्रहालय में सेंट पीटर्सबर्ग में मौजूद है। जो भी जाएगा, जिसे दिलचस्पी है, वह पॉलिटेक्निक संग्रहालय जा सकता है। वहां दिमित्री इवानोविच मेंडेलीव का एक छोटा सा विभाग है और वहां वह सारणी मौजूद है। और आप देखेंगे उस सारणी में शून्य श्रेणी और शून्य आवर्त है। और ये जो हाइड्रोजन है, जो अभी वर्तमान में सबसे पहले स्थान पर है, अगर आप अभी सारणी देखें तो वहां हाइड्रोजन पहले स्थान पर है। मेंडेलीव के अनुसार वह केवल तीसरे स्थान पर था, क्योंकि वहां एक्स और वाई भी थे। वहां शून्य श्रेणी और शून्य आवर्त था, वहां एक्स रखा गया था, क्योंकि मेंडेलीव समझते थे कि कोई ऐसी कण होनी चाहिए जिससे सब कुछ बना है, जिससे सब कुछ शुरू हुआ था, सबसे पहली चीज। बिल्कुल। और गणना शून्य से की जाती थी। यह महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। जहां तक मुझे पता है, जो मेंडेलीव की सारणी अब स्कूल के पाठ्यक्रम में आमतौर पर स्वीकृत और प्रसिद्ध है, उसे सिद्धांत रूप से, विशेष रूप से समझने में आसानी के लिए ऐसा बनाया गया था। लेकिन इस बारे में भी बहुत सारी थ्योरीज हैं कि और भी अलग अलग विकल्प मौजूद हैं। मैंने मेंडेलीव की वृत्ताकार सारणी देखी है, अपनी अपनी योजनाओं के साथ अलग अलग दृष्टिकोण। यही बात है। दुर्भाग्य से ये जानकारी पेटेंट्स की जानकारी नहीं है। यानी असल में ये मेंडेलीव के कॉपीराइट का उल्लंघन है, क्योंकि उन्होंने तो इसे पेटेंट कराया था और अब वे नहीं हैं और चिंता करने वाला कोई नहीं है। और अब कोई भी बना सकता है, चाहे वृत्ताकार हो, त्रिकोणीय हो, जैसा चाहे वैसा बना लो। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इसे गणितीय रूप नहीं दिया जा सकता। तो फिर इसे इस तरह क्यों बदला जाता है? क्योंकि इसे महान विज्ञान गणित से गणितीय रूप नहीं दिया जा सकता। गणित सब कुछ कर सकती है, बिल्कुल सब कुछ, जो चाहो सब कुछ गिन सकती है, लेकिन मेंडेलीव की सारणी को नहीं कर सकती।
तो मतलब ये हुआ कि अगर गणित शायद सर्वसम्मति से किसी तरह से उसकी संरचनात्मक विशेषताएं बता सकती, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझें। तो फिर तब वह स्थिर रह जाती। नहीं, आप उसे किसी भी तरह से बदल नहीं सकते थे। यानी न तो वर्ग के रूप में न ही वृत्त के रूप में गणित से उसे बना सकते थे। बिल्कुल, क्योंकि उसमें आवर्तता का तत्व नहीं है, इसलिए ये वहां क्यों नहीं है, इसे हटा दिया गया। यहां x और y थे, उन्हें हटा दिया गया। ये रहा, ये गणितीय है। सेलेंस्की षड्यंत्र, सेलेनियन षड्यंत्र, आप उसे जो चाहें कहें। उन्होंने कार्बन इकाई की द्रव्यमान संख्या ज्ञात की। क्योंकि वे इसके साथ क्यों आए? क्योंकि अब तक किसी ने भी एक परमाणु को दूसरे से अलग नहीं किया है, और किसी ने यह भी नहीं कहा कि उसे किसी तरह तौला जा सकता है। लेकिन वे कहते हैं कि उन्होंने कणों को उनके द्रव्यमान के अनुसार क्रमबद्ध किया। मेंडेलीव ने भी उन्हें द्रव्यमान के अनुसार रखा। कुल मिलाकर रिबनिकोव को भी यह सब जांचना पड़ा वैसे, और उसने सोचा यहां कुछ भी मेल नहीं खा रहा है। अगर हम इस तालिका को सामान्य परिस्थितियों में देखें तो उसमें लिखा है कि तत्वों को बढ़ते क्रम में रखा गया है। हमें बताया जाता है कि ऑक्सीजन सभी यौगिकों में द्विसंयोजक है, लेकिन वह छठी संयोजक पंक्ति में स्थित है। क्यों? अब अगर वहां कुछ कहना शुरू करें तो वे बहुत कुछ बोलते हैं, बोलते ही रहते हैं। तो अगर उनसे परिभाषाओं के साथ बताने को कहें तो वे नहीं बता पाएंगे। यानी वहां और भी कई सवाल हैं। मतलब जब तुम्हें इस सवाल का जवाब मिलता है तो तुम्हारे पास और भी बहुत से सवाल होते हैं, और ये सब सैद्धांतिक हैं और इन्हें किसी भी तरह से जांचा नहीं जा सकता। ये बस असंभव है। ये मानो सिर्फ कल्पना की तरह है। असल में यही सच है। अगर कोई रसायनज्ञ बैठे और खुद को समझाने की कोशिश करे कि ऑक्सीजन की कितनी संयोजकता है जबकि वह छठे संयोजक समूह में है, तो वह नहीं कर पाएगा। ईमानदारी से कहूं, अगर वह यह पैसे के लिए नहीं बल्कि ईमानदारी से करेगा। मैं इसे अपना होमवर्क बना लेता हूं। मेरे कुछ जानकार रसायनज्ञ हैं। हाँ, और जब आप उनसे पूछेंगे तो आपके पास जवाबों से ज्यादा सवाल होंगे। असल में यही सच है। और फिर आप उन्हें, मैं अभी आपको जवाब बताता हूं, और फिर आप उन्हें यह विकल्प सुझाइए, जैसे कि रिबनिकोव ने किया था। उसने आवर्त सारणी को केवल एक ही पैरामीटर के अनुसार व्यवस्थित किया जो प्रकृति में मौजूद है और जिसे हम माप सकते हैं। यह घनत्व है। हाँ, और उसने तत्वों को घनत्व के अनुसार क्रमबद्ध किया, और आवर्त सारणी पूरी तरह से उलट गई। हाँ, बिल्कुल विपरीत। और ऑक्सीजन दूसरी संयोजक पंक्ति में आ गया। कैसे? यह चाहे जितना भी अजीब लगे। अगर हम तत्वों को घनत्व के अनुसार क्रमबद्ध करें, फिर से यूल स्टेपनोविच ने यह महत्वपूर्ण कार्य खुद किया था, और यह उस समय की बात है जब जे एम्सली की प्रसिद्ध किताब एलिमेंट्स प्रकाशित भी नहीं हुई थी। उस समय अमेरिका में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम जे एम्सली था, और उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण किताब लिखी थी जिसका नाम था एलिमेंट्स। यह किताब बाद में प्रकाशित हुई थी, लेकिन यूल स्टेपनोविच ने उससे पहले ही यह कार्य कर लिया था, और उन्होंने इस किताब में तत्वों को घनत्व के अनुसार क्रमबद्ध करने का प्रस्ताव रखा। और जब उन्होंने यह प्रस्ताव रखा तब तक रिबनिकोव पहले ही यह कर चुके थे, और वह बस इंतजार कर रहे थे। उन्हें बस यह बताना था कि क्या कहना है। ये तो मैंने प्रस्ताव नहीं रखा, ये किसका है? मैंने किया है। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा और मैंने यह कर दिखाया, और देखो मेरे साथ यही हुआ। इस प्रकार यह आवर्त सारणी बन गई। हाँ, आवधिकता के 5 मापदंडों के अनुसार यह बन गया है। यह गणितीय हो गया है। सीधे स्वचालित रूप से यह गणितीकृत हो गया। सभी तत्व यदि वे अर्धचालक हैं तो वे सभी एक पंक्ति में एक के नीचे एक खड़े होते हैं। अगर यह होता है, परावैद्युत पदार्थ सामान्यतः गैसें ही निकले। वे आमतौर पर पूर्वज होते हैं। कुल मिलाकर अगर घनत्व के अनुसार रखा जाए तो कम घनत्व वाला अधिक घनत्व वाले के ऊपर आता है। और अगर ये वे पदार्थ हैं जिनमें चुंबकीय गुण होते हैं तो वे सभी एक के नीचे एक खड़े होते हैं। ये उसने जानबूझकर नहीं रखा, वे अपने आप ऐसे खड़े हो जाते हैं। अगर ये चालक हैं तो वे सभी एक पंक्ति में खड़े होते हैं। चालक, क्या यह कोई चमत्कार है? यह तो कोई चमत्कार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और जब उसने ये किया तो उसके पास 4 हीलियम निकले, और उस समय केवल 3 हीलियम झात थे। हीलियम, हाँ, तो वहां जैसे तैसे शायद चौथा हीलियम हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया गया था। लेकिन जब चंद्रमा की मिट्टी को पृथ्वी पर लाया गया और वैज्ञानिकों ने उसका गहराई से विश्लेषण किया तो उसमें वास्तव में चौथा हीलियम पाया गया, हीलियम 4। यह खोज बहुत महत्वपूर्ण थी और गणितीय रूप से इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी। देखिए ऐसा ही होता है। इस सब के लिए गणित का धन्यवाद। हाँ, गणित का।
तो ऐसे ही रिबनिकोव के पास भी शून्य श्रेणी और शून्य अवधि है, जैसे मेंडेलीव के पास थी। ऐसा था, यानी एक कण है वही जिसे सब खोज रहे हैं, भगवान का कण, हाँ वही जो पदार्थ को द्रव्यमान देता है। यही तो विद्युत आवेश है। वह इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है, इसका आकार गोले जैसा है, क्योंकि प्रकृति में सब कुछ गोलाकार बनने की ओर अग्रसर होता है। हम इसे जांच सकते हैं। मान लीजिए साबुन का बुलबुला फुलाकर, वह कभी चौकोर नहीं बनता। और वैसे भी प्रकृति में सब कुछ गोल आकार की ओर ही बढ़ता है। अगर आप देखें तो प्राकृतिक चीजों में हम कहीं भी देखें, सब कुछ, यहां तक कि अगर लोग बहुत ज्यादा खाते हैं तो वे भी गोल आकार की ओर बढ़ते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। आपने अभी भगवान कण जैसी एक कण का जिक्र किया। वैज्ञानिकों में यह अक्सर हिग्स बोसॉन के नाम से जाना जाता है। कृपया हमारे दर्शकों को इसके बारे में विस्तार से बताइए, चाहे तो आसान शब्दों में या फिर वैज्ञानिक शब्दावली में। बहुत दिलचस्प है। मैं बहुत ही आसान शब्दों में बता सकता हूं। यह भगवान कण है। ऐसा नहीं है कि हिग्स बोसॉन कोई वैज्ञानिक था, जैसे कि कोई हिग्स था जिसने इस कण को खोजा। एक ऐसा कण जो और भी 3 क्वार्क्स से बना है। इन क्वार्क्स के भी कुछ नाम थे। मैं बहुत ही सरलता से समझा रहा हूं कि इसे हिग्स बोसॉन क्यों कहते हैं। अगर हम हिग्स की उपाधि को रूसी भाषा में लिखने का प्रयास करें, हिग्स, बस हम हिग्स ही लिखें तो हमें सिर्फ अख ही मिलेगा। अगर आप ये शब्द यहां दिखा सकते हैं, हाँ हिग्स, हमें सिर्फ एक मिलेगा। ये शब्द जिसे हम यहां देख रहे हैं वास्तव में हिग्स बोसोन से संबंधित है और हम केवल एक अक्षर को ही प्राप्त कर सकते हैं। ये कण एक्स था और मुझे लगता है कि कोई वैज्ञानिक हिग्स नहीं था जिसने कथित तौर पर इस कण को पाया था, जो कि ट्राइक्वार्क में भी विभाजित था, जिसे कुछ ऐसा ही कहा जाता था। और फिर हिग्स आया। दो जी, हिग्स वहां थे जिन्होंने वहां भी कुछ खोज की। वहां कुछ बोजोन ड्यूडोन जैसे नाम थे, उन्हें कुछ ऐसा ही कहा जाता था। खैर, अब इसका कोई खास सिद्धांतात्मक महत्व भी नहीं रह गया है इस बात में कि हम इसे बिल्कुल भी जांच भी नहीं सकते, किसी भी तरह से नहीं। वे जो चाहें कुछ भी कह सकते हैं, बस बिना किसी प्रमाण के, जैसे तैसे। और फिर जब मान लो तुम किसी संस्था में जाते हो और वहां जो लोग उस संस्था में काम करते हैं वे तुम्हें बताने लगते हैं कि देखो ये तो मिल गया, ये तो साबित हो गया, और तब तुम सोचते हो यार ये सब तुम लोग कहां से लाते हो, ये तो बस सिद्धांत रूप में कुछ तर्क वितर्क ही हैं। अरे वे यहाँ हैं, ये कोलाइडर, एंड्रॉन कोलाइडर, वे वहां सच में कुछ खोज रहे हैं। हाँ, वही गॉड पार्टिकल। लेकिन उसे खोजने के लिए तो बस 2 चीजों को आपस में रगड़ना था, बस इतना ही। असल में सब कुछ इसी घर्षण में ही छुपा है और इसी घर्षण की प्रक्रिया के अध्ययन से, वैसे रिबनिकोव से पहले दुबिनिन भी इस सवाल पर काम कर रहे थे और उन्हें भी इस मामले में थोड़ा अलग नजरिया मिला। मतलब कैसे? वह समझ नहीं पा रहे थे कि चार्ज कहां से आता है। यानी उनके पास रिबनिकोव की तरह यह सवाल नहीं था कि वह स्थैतिक है या गतिशील, बल्कि यह कि आखिर वह आया कहां से। पता चलता है कि अगर हम 2 टुकड़ों को, मान लीजिए धातु के टुकड़ों को आपस में रगड़ें तो हम उन्हें पाउडर में बदल सकते हैं। पाउडर में, और वे कहीं गायब हो जाते हैं, जिसे तथाकथित अदृश्य घिसावट कहा जाता है। हाँ बिल्कुल। मैकेनिक्स के पास देखिए, वे कहीं चले जाते हैं, वह कहीं चला गया, समझ नहीं आता। लेकिन अगर हम इस श्रृंखला में कोई ऐसा उपकरण जोड़ दें जो हमें बिजली दिखाए, तो हम देखेंगे कि वहां विद्युत धारा बह रही है, और वह भी लगातार विद्युत धारा। और पूरे इस प्रक्रिया के दौरान जब तक हम दोनों टुकड़ों को रगड़ते रहेंगे हमें केवल लगातार विद्युत धारा ही मिलेगी, जबकि पदार्थ तो कम नहीं हो रहा, तो फिर वह गया कहां? दरअसल यह एक बहुत ही रोचक प्रश्न है, क्योंकि जब हम विद्युत धारा की बात करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह धारा लगातार बहती रहती है और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक हम रगड़ना जारी रखते हैं। ध्यान दें कि पदार्थ की मात्रा में कोई कमी नहीं आती, फिर भी विद्युत धारा उत्पन्न होती रहती है, और यह अपने आप में एक अद्भुत बात है। वह लगातार विद्युत धारा में बदल गया, और इसका मतलब है कि सभी पदार्थ, यानी उसने सभी पदार्थों को रगड़ा, वे सभी विद्युत आवेशों से बने होते हैं, क्योंकि हमें केवल लगातार विद्युत धारा ही मिली है। और इसके अलावा सूत्र सरल है, स्थानांतरण का कार्य बराबर होता है आवेश के बाहर निकलने के कार्य के। जब आप एक सतह को दूसरी सतह पर घिसते हैं तो आप 2 कार्य करते हैं, स्थानांतरण का कार्य जिसे मैकेनिक्स पसंद करते हैं, और आवेश के बाहर निकलने का कार्य। और इन दोनों घटकों को अलग कर दिया गया, एक को मैकेनिक्स को दे दिया, दूसरे को भौतिकविदों को दे दिया, बस। लेकिन दरअसल यह एक ही प्रक्रिया है।
ये एक ही प्रक्रिया है, इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता और यहीं पर उनके बीच भ्रम पैदा होता है कि घिसावट क्या है, कोई नहीं जानता, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। बिजली क्या है, इसकी भी कोई परिभाषा नहीं है। क्योंकि उन्होंने उस चीज को अलग कर दिया जो एक पूरे का हिस्सा थी और केवल साथ में ही ये पूरी तरह से कुछ दे सकती है। अगर आप काम को एकीकृत करें, स्थानांतरण का काम बराबर है आवेश के बाहर निकलने के काम के, तो तभी आपके पास पूरी दुनिया की समझ की एक पूरी तस्वीर बननी शुरू होगी। अगर हम मान लें कि सभी पदार्थ विद्युत आवेशों से बने हैं और आवेश इलेक्ट्रॉनिक रूप से तटस्थ है, और मान लीजिए कि हमारी मेज भी विद्युत आवेशों से बनी है, उसकी एक निश्चित घनता है, और अगर हम केवल घनता को आधार माने तो ये विद्युत आवेश मैत्रियोशका के सिद्धांत की तरह एक दूसरे में सघन होते जाते हैं, जैसे एक दूसरे में समा जाते हैं। जैसे दो आवेश हैं, उनके दो क्षेत्र हैं, उनके तीन क्षेत्र बन जाते हैं, और इसी तरह वे पदार्थों का निर्माण करते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में सोना बनता है, कुछ विशेष परिस्थितियों में लोहा बनता है, और कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ और बनता है, यानी किसी विशेष चीज की आवश्यकता होती है। यानी आपको हर पदार्थ के लिए विशिष्ट परिस्थितियां पता लगानी होंगी। हाँ, हर एक के लिए विशेष रूप से पदार्थ, और हम इन पदार्थों को बना सकते हैं। तो ऐसे ही अगर ये तो तर्कसंगत लगता है। हाँ, और असल में वे एक दूसरे में सघन हो जाते हैं और इससे ठोस पदार्थ बनता है। उन्हें अलग करने के लिए आपको रगड़ना पड़ता है और इससे हमें विद्युत धारा मिलती है, और विद्युत धारा केवल घर्षण से ही उत्पन्न होती है और किसी भी प्रक्रिया से नहीं, कोई अन्य प्रक्रिया नहीं है। सब लोग तुरंत सौर पैनलों की बात करते हैं, लेकिन सौर पैनलों में तो घर्षण नहीं होता, वहां तो पहले से ही तैयार विद्युत आवेशों का संग्रह होता है। हाँ, वह सूरज है, बस इतना ही और कुछ नहीं। आप तैयार आवेशों को इकट्ठा करते हैं, बस। बाकी सब जगह आप या तो टरबाइन को पानी से घुमाते हैं, जैसे जल विद्युत संयंत्र में, या फिर परमाणु बिजली घर में भाप से आप घुमाते हैं, वहां घर्षण होता है, जैसे भी घुमाएं। चाहे हम इससे जितना भी दूर जाने की कोशिश करें, घर्षण हर जगह बना रहता है। यही सब लोग निकोला टेस्ला के बारे में भी कहते हैं, जिन्होंने असल में मानवता को डायरेक्ट करंट डीसी से अल्टरनेटिंग करंट एसी में बदल दिया। हाँ, तो ये अल्टरनेटिंग करंट क्या है? ये एक टूटा हुआ करंट है, ये कोई असली परिवर्ती करंट नहीं है। जैसा कि लोग कहते हैं कि इसमें ध्रुव बदलते रहते हैं, असल में वहां कुछ भी नहीं बदलता, बस करंट टूटता है 50 हर्ट्ज की गति से। शायद आपने सुना हो, हमारे सॉकेट में 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज होते हैं। वहीं ये दोनों वैज्ञानिक रहते हैं और हमारे लिए बिजली बनाते हैं। तो ये करंट बस 50 बार प्रति सेकंड टूटता है। ये सब क्यों किया जाता है? ताकि हम इसे लंबी दूरी तक भेज सकें। कहीं ट्रांजिस्टरों से इस सिग्नल को बढ़ाया जाता है? तो वह करंट सबस्टेशन पर आता है, वहां ट्रांसफार्मर होता है जो इसे ट्रांसफॉर्म करता है। हाँ, अगर कोई नहीं जानता कि ट्रांसफार्मर क्या है तो वह कैसे काम करता है, ठीक वैसे ही ट्रांसफार्मर भी यही करता है। असल में यही निकोला टेस्ला की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि है, जिसने विज्ञान और तकनीक की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव लाया। उन्हीं की वजह से केंद्रीकृत बिजली नेटवर्क बनाना संभव हुआ, जिसका आज पूरी मानवता, हर देश, हर समाज, हर व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग कर रहा है। शहर बस गए और लोग एक तरह से इस सिस्टम के बंधक बन गए हैं, क्योंकि बिजली मुफ्त में नहीं मिलती और यह धरती का सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अनिवार्य संसाधन बन गया है, क्योंकि इसके बिना कुछ भी काम नहीं करता। न उद्योग, न घर, न दफ्तर, न अस्पताल, कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। रिबनिकोव से मिलने से पहले मैं हाउसिंग और कम्युनल सर्विसेज JKH का डायरेक्टर था, जहां मेरी जिम्मेदारी थी कि हर नागरिक को बुनियादी सुविधाएं मिले। सब लोग पानी के लिए, बिजली के लिए, कचरा उठाने के लिए, सफाई के लिए और अन्य कई सेवाओं के लिए पैसे देते थे, वगैरह वगैरह। लेकिन असल में सब बिजली के लिए ही पैसे देते थे, क्योंकि वही सबसे जरूरी थी। तुम्हारे पास जो पंप है, जो पानी खींचता है, बिजली से चलता है, ये बिजली से चलता है, पानी देता है। और असल में जो लोग पानी के लिए भुगतान करने आते हैं, वे असल में पानी के लिए नहीं बल्कि बिजली के लिए भुगतान करते हैं, क्योंकि पानी तो मुफ्त है, वह वहीं है, वह बस उसे पंप करता है, और बस केवल पंप के चलने के लिए। हाँ, और ये जो पैसे हैं, ये जो हाउसिंग और कम्युनल सर्विसेज JKH हैं, वे हमारी बिजली कंपनी को देते हैं। हम पानी के लिए नहीं बल्कि बिजली के लिए भुगतान करते हैं, समझ रहे हो? और असल में हमारे पास जो भी सुविधाएं हैं वे सब बिजली से चलती हैं। हाँ, अब अगर हम बिजली बंद कर दें तो हम सीधा पत्थर युग में पहुंच जाते हैं। आपके साथ तो लीजिए, यही है हमारी विद्युत स्टेशन, यह इसका मॉडल है। हाँ, हमारी विद्युत स्टेशन, इसका एक बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य शायद यही है कि लोग अपनी खुद की बिजली का स्रोत रखें और इन विक्रेताओं पर कम निर्भर रहें। साथ ही यह मॉडल लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करता है, उनसे इस बिजली के
हाँ, मैं इसी विषय के समापन में यह कहना चाहता था कि ऊर्जा के बारे में एक पारंपरिक समझ है, बिजली के बारे में एक पारंपरिक समझ है, इसकी कहें तो सीमित उपलब्धता है। आपने शहरी परिवेश के बारे में बताया, किसी केंद्र से जुड़ाव के बारे में बताया, लेकिन अगर कहीं ऐसा जनरेटर हो जो कंटेनर के आकार का हो तो वह व्यक्ति को क्या देता है? यह तो बहुत ही सीधी और स्पष्ट बात है, बल्कि खुद इस तरह के सवाल पर गंभीरता से सोचना भी मेरे लिए थोड़ा अजीब और असामान्य लगता है। शायद इसका मुख्य कारण यह है कि मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ हूं और मेरे लिए हमेशा से यही सोच रही है कि अगर मेरे पास अपनी खुद की बिजली का स्थायी और विश्वसनीय स्रोत होता तो मेरे पास लगभग सब कुछ होता जिसकी मुझे जरूरत हो सकती है। मैं वहां पर कोई बिजनेस या व्यापार भी शुरू कर सकता था। मान लीजिए जो भी चीजें बिजली से चलती हैं, जैसे कोई जिक्सॉ मशीन या मिलिंग मशीन या कोई भी तकनीकी उपकरण या मशीनरी, अगर मेरे पास मुफ्त बिना किसी लागत के बिजली होती तो मैं कुछ पुर्जे या कलपुर्जे बना सकता था, कोई उत्पाद या वस्तु बना सकता था और उसे सस्ता या कम कीमत पर बेच सकता था, क्योंकि बिजली पर कोई खर्च या लागत नहीं है। यह तो एक बात हुई। फिर मान लीजिए मैं अपने आंगन या घर के बाहर के हिस्से को बल्बों से सजा सकता था और वहां ज्यादा रोशनी कर सकता था जिससे रात में भी उजाला बना रहे। मुझे पानी के लिए पैसे नहीं देने पड़ते, मुझे गर्मी के लिए पैसे नहीं देने पड़ते, क्योंकि आखिरकार अगर हम लकड़ी जलाते हैं तो भी अगर हमारे पास अपना स्रोत है तो हम हीटर को सीधे सॉकेट में लगाकर गर्मी ले सकते हैं या घर में किसी और तरीके से सेंट्रलाइज्ड हीटिंग कर सकते हैं, पानी को बॉयलर में गर्म कर सकते हैं। इसके कई विकल्प और तरीके हैं। फिर वही पानी की सप्लाई ठंडा और गर्म सब कुछ मिल सकता है और यह सब अपने नियंत्रण में हो सकता है। घर के सारे उपकरण जैसे फ्रिज जो लगातार चलता है, कंप्यूटर, टीवी, सारे उपकरण, ये तो बस कमाल की बात है क्योंकि ये सब बिना किसी रुकावट के चल सकते हैं। मेरे पास अपनी बिजली का स्रोत हो, पानी का बोरवेल हो तो मेरे पास गर्म और ठंडा पानी दोनों हो और मुझे किसी चीज के लिए पैसे न देने पड़े। ये तो वाकई शानदार है। कम से कम इतना तो है ही, और यह जीवन को बहुत आसान और सुविधाजनक बना देता है। ऐसा इसे स्वतंत्रता कहा जा सकता है। हाँ, स्वतंत्रता। और ये जो पावर स्टेशन है ये पूरे घर को पूरी तरह से बिजली दे सकती है। 16 किलोवाट। इंसान खुद बैठकर सोच सकता है और सब कुछ समझ सकता है। तो फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने रोचक और वैज्ञानिक रूप से लोकप्रिय विवरण के लिए। प्यारे दोस्तों, हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें, कमेंट करें, सवाल पूछें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें और अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। विक्टर, इतनी समृद्ध बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अलेक्जेंडर, और बुलाने के लिए शुक्रिया। मैं आपके अगले निमंत्रण का इंतजार करूंगा। हाँ, शायद अगर कोई सवाल होंगे तो मैं उनका जवाब दूंगा। हम तैयारी करेंगे। हाँ, आपका धन्यवाद। अलविदा।